अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द गिवन सर्कल। हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। हमने ये बताना है कि जो ये पॉइंट है ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड या ऑन द गिवन सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, आपने बताना है वो पॉइंट कहीं बाहर है, कहीं अंदर है या कहीं सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सिंपल आपने क्या करना है, ये वैल्यूज फंक्शन में सर्कल की क्वेश्चन में पुट कर देनी है। ठीक है, इसको पुट करते हैं बेटे। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 3, 2 इंटू 5, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10। ओके बेटे, इसको सॉल्व किया, मेरे पास आया 44 माइनस 36 और ये दे देगा मुझे 8। बेटा 8 ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ये पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब मैं आपको तीनों बातें बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। बेटे अगर जो भी आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं उसको पी कह देती हूँ। ठीक है, जो भी आंसर है अगर वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो वो इनसाइड है। ठीक, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर वो आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो ऑन द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, ऑन द सर्कल लाई करेगा। हमारे पास पहला जो सर्कल है उसका पॉइंट उसके ऊपर लाई कर, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, क्योंकि आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। सेकेंड वाले सर्कल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास पॉइंट गिवन है 1,6 और जो सर्कल है 2x का स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 4x, 16y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटे सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके साथ 2 लिखा हुआ है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये 2 पे डिवाइड हुआ तो 2x, ये 8y, ये 5/2। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 5/2 है। बेटे पॉइंट पुट कर दें, x की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, 8 इंटू 6 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2, 8 6 48 प्लस 5/2। बच्चे इस सारे को सॉल्व करो आप कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आता है -21/2। अब ये माइनस है तो ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब है पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 3, बेटे इसके 3 ही पार्ट्स हैं, -1 और -2 और x स्क्वायर, y स्क्वायर, gx, 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें देखें ऑलरेडी जनरल फॉर्म प्रॉपर सही गिवन है। पॉइंट पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 6 इंटू -1, 4 इंटू -2 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -6, -8 प्लस 9। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 14 minus 14, this is equal to 0. So the given point lies on the circle. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और बहुत इजी सा था, आपने जस्ट ये चेक करना था कि पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल गिवन है फ्रॉम द पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इट्स लाई आउटसाइड द सर्कल। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ से क्रॉस होकर गुजर गया, कोई पॉइंट यहाँ बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने
इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सिंपल, बहुत इजी सा फार्मूला है, आपने निकालना है लेंथ का फार्मूला। लेंथ होती है अंडर द रूट और ये जो पूरा सर्कल गिवन है वो, लेकिन इसमें आपने पॉइंट बना देना है, यानी कि एक्स वाई नहीं लिखना, एक्स वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर, 18x1 प्लस 16y1 प्लस 10 प्लस 10। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली जो ये पॉइंट है इसको आपने x1 कह देना है, इसको y1 कह देना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटे। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 18 इंटू -1, 16 इंटू -1 प्लस 10। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 18 -16 प्लस 10। सो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, 3, 4 और 10 कितना हो गया, अंडर रूट 40। सिंपल, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, जो भी सर्कल गिवन है उसको जनरल फॉर्म में सेट करके, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही था, सिंपल उसको अंडर रूट में लिखे और उसमें पॉइंट पुट कर दें, और कोई सा मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो तो वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगेन सेम क्वेश्चन, लेंथ निकालनी है और इस बार सर्कल आपको प्लस 18x 24y प्लस 50 इक्वल्स टू 0 ये गिवन है, और पॉइंट क्या गिवन है, -3 और 1। ओके जी, अभी आपको सिंपल सा रूल बताया, लेंथ लिखें, बल्कि अभी पहले सर्कल को चेंज करना है ना, लेंथ नहीं लिखती, पहले सर्कल को बेटा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सर्कल को मैं मॉडिफाई करती हूँ, डिवाइड बाय 3। सो बेटा ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 18 6 बन जाएगा, 24 8 बन जाएगा, और 50/3। ठीक है, और अब अगर आपको लेंथ चाहिए तो अंडर द रूट x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 6x 8y 50/3। ओके, चलें वैल्यूज पुट करते हैं बेटे। वैल्यूज पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 इंटू -3, 8 इंटू 1, 50/3। ठीक है, इस सारे को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है अंडर रूट 2/3। तो ये है आपकी लेंथ। बेटे चाहो तो इसको पूरा मॉडिफाई करके 2 2 3 3 स्टेप में आगे ले जाओ, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि कैलकुलेटर से आपको आंसर आ जाता है। सो बेसिकली स्टेप होता है कि आपने सर्कल को सही तरह मॉडिफाई करके लिखा हो और लेंथ का फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट हो, सो आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। सो ये भी सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, आप अगर उसकी स्टेटमेंट देखो तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, द पॉइंट, एक पॉइंट है, इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड कहीं पर लाई कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल के साथ आपने टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है। ओके, विच आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, ये जो बाहर वाला पॉइंट है वहां से जो है ना वो ड्रॉ हो रही है। ओके, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके बच्चे, अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लें क्वेश्चन की क्या आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक हो गया, तो ज्यादा ही है, चलो हो गया, ये सर्कल का सेंटर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और एक पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट लाई करवाती हूँ और ये कर देते हैं। ठीक है बेटे, आपकी मर्जी है, टेंजेंट ड्रॉ करके पॉइंट बनाओ, बट क्योंकि मैंने ये डिजिटल पेन से बनाना था, लाइन सीधी नहीं होती, सो मैंने पहले लाइंस ड्रॉ करती हूँ। स्टोरी अब क्या है कि ये पॉइंट P है, इसका क्या नाम है, -11 और -10, यहाँ पर ये टच कर रही है और यहाँ पर ये टच कर रही है। इसको पॉइंट A कह दें, इसको पॉइंट B कह दें, ये सेंटर है। अच्छा, अब देखें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पॉइंट था ये वाला जो सर्कल के बाहर कहीं लाई कर रहा है, वहां से जो टेंजेंट्स बन रहे थे, यानी कि वो जो टेंजेंट्स थे ना जहाँ पे ज्वाइन हो रहे थे, वो पॉइंट था। तो एक लाइन टेंजेंट की ये बी पॉइंट पे लाई कर रही, एक टेंजेंट लाइन जो है जिसके ऊपर ए पॉइंट लाई कर रहा है। आपने
ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, इनकी इक्वेशंस निकाल के बतानी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सर्कल के साथ ये कहाँ पे दोनों ने कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली ए पॉइंट बी पॉइंट का आंसर चाहिए और ये जो दो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। बी और ए जहाँ पे लाइन सर्कल को टच कर रही हैं वो वाला पॉइंट, वो वाले पॉइंट्स दोनों, और ये जो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट कॉन्सेप्ट वही पुराना है। सो ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो सर्कल है यहाँ से सेंटर ले लेती हूँ। सो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 6x 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये गिवन है ना बच्चे। इसको मॉडिफाई करते हैं और सेंटर निकालते हैं। प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये बेटा मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया कि आप इसको अरेंज करके, ये -5 होता चला गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, x का स्क्वायर 6x है बेटे, 6x कैसे टूटेगा, 2 इंटू 3, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, ये b हो गया ना। y का स्क्वायर 8, तो 2 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16। तो बेटे आपको पता है x माइनस h होता है, तो यहाँ पर 2 दफा माइनस लिख दिया मैंने, अगेन 2 टाइम्स माइनस लिख दिया मैंने। इन तीनों को सॉल्व किया तो ये बन गया 20। ओके, तो बेटे यहाँ से देखो रेडियस भी तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसको भी देखिए बेटे। अभी 20 किसका अंडर रूट है, किसका स्क्वायर है, तो बेटे ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है डायरेक्टली, तो अपने अंडर रूट का तो स्क्वायर ये है हर सूरत। ओके जी, अब मुझे बताया आपको यहाँ से क्या डेटा मिला। सेंटर का पॉइंट होता है एच और के, तो एच क्या आ गया -3 और के क्या आ गया -4, रेडियस क्या आ गया √20, ठीक है बच्चे। मुझे ये वाला पॉइंट मिल चुका है -3 और -4। सेंटर से ए तक का डिस्टेंस भी पता चल चुका है √20 है, सेंटर से बी तक का भी डिस्टेंस √20 है। क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, सी से ए सी से बी रेडियस है, तो रेडियस मुझे पता चल चुका है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी बेटे, अब मुझे अगर लिखनी है इक्वेशन तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बेटे, इन लाइंस की इक्वेशंस लिखनी है ना, तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये p इन लाइंस के ऊपर लाइक कर रहा है ना बच्चे, तो ये यहाँ पुट हो सकता है। यस, हमें एक पॉइंट ही तो चाहिए होता है। y का पॉइंट -10 है, तो माइनस और माइनस +10, माइनस और माइनस +11, बेटे ये बन गया mx प्लस 11m, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को इस साइड पर ले आओ, या इनको उधर ले जाते हैं, हम x वाली टर्म को पॉजिटिव रख लेते हैं। बेटे आपकी मर्जी है, y को भी रख सकते हो। mx प्लस 11m माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अरेंज कर लेते हैं, x वाले टर्म, y वाले टर्म, और ये सारी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो आ गया, मसला इसमें कहाँ आ रहा है, इसमें m की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, स्लोप तो नहीं है ना हमारे पास, अब स्लोप निकालने के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो ये लाइन की क्वेश्चन तो आ चुकी है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म, ठीक है। x के साथ भी कुछ है, y के साथ भी कांस्टेंट है, और ये पूरा एक कांस्टेंट है इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो लाइन की इक्वेशन की फॉर्म तो बन गई है, मसला कहाँ आ रहा है, m से। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास सेंटर ये आया -3 और -4, बेटे आप मुझे एक बात बताएं, ये मैंने 2 दफा क्यों लिखा है, इसको एक दफा से इरेज करते हैं। अभी मेरे पास ये लाइन तो आ चुकी है, मसला ये उसमें स्लोप नहीं है ना, लेकिन लाइन की फॉर्म तो मैंने बना ली। इस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है √20, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चे, क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखें, डिस्टेंस
लाइन डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट ऐसे लिख लें। बेटे आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, ax1 by1 प्लस c का मॉड a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ऐसा ही है। तो बेटा लाइन तो गिवन है, पॉइंट कौन सा है, -3 और -4, ठीक है, -3 और -4। आए आप पुट करते हैं। बेटे a की वैल्यू m आएगी, b की वैल्यू -1, यहाँ पे सारा डेटा लिख देती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे पुट करना है तो आपको एरर ना आए। b की जगह -1 पुट करूंगी, c की जगह 11m -10 पुट करूंगी, बेटे d की जगह √20 पुट करूंगी और एक्स वाई रह गया, x1 की जगह -3 और y1 की जगह -4। ठीक है, मैंने सारा डेटा लिख दिया। अब मैं इस डिस्टेंस फार्मूला में इसको डालने लगी हूँ। हमने क्या किया बच्चे, आपके पास सबसे पहले लाइन की इक्वेशन नहीं थी, वो बनाई, उसमें स्लोप का मसला आ रहा है यानी कि स्लोप नहीं है, तो मैंने अगला स्टेप ये किया कि डिस्टेंस तो पता है ना, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अच्छा जी, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाने से मेरे पास क्या बनेगी टर्म, बेटे √20 इज इक्वल्स टू m इंटू -3 -1 -4 प्लस 11m -10, ये ऊपर वाली टर्म आ गई, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट m का स्केयर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि -1 का स्केयर 1 ही आएगा। अच्छा जी, ये टर्म डिवाइड हो रही है √20 से, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, सो 20 इंटू m का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3m प्लस 4 प्लस 11m -10, ठीक हो गया। अच्छा जी, बेटे इसके ऊपर स्केयर ले लेते हैं ताकि हमारा अंडर रूट खत्म हो जाए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, सो √20 इंटू m का स्केयर प्लस 1, इसका स्केयर ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या बचता है, 10 में से 3 गए 7 और ये 11 है ना, 11 में से 3 गए 8 है और 10 में से 4 गए 6, इसका स्केयर, ठीक हो गया बेटे। ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 20m का स्केयर प्लस 20, बेटे a माइनस बी का होल स्केयर, तो 8 8 64m का स्केयर प्लस 36 माइनस 8 6 48 48 2 96। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज करती हूँ बच्चे, इन दोनों को उधर ले जाएं, तो 64m का स्केयर प्लस 36 96m -20m स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 64 और 20 44 माइनस 96m, 36 में से 20 गए 16, बेटा इन सब में क्या कॉमन है, सो इन सब में अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, सबसे पहले लेते हैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, बेटा ये बनेगा 22m स्केयर माइनस 48m प्लस 8, ठीक है, ये 2 यहाँ जाके खत्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर से 2 कॉमन लेती हूँ, 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो बेटा मेरे पास रह गया 11m स्केयर माइनस 24m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू निकल सकती है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड टर्म देखते हैं, 11 4 ज़ा 44 और 22 2 ज़ा, ओके बेटा 22 और 2 बन रहा है, -2m प्लस 4, बेटे यहाँ से 11m कॉमन आ गया, m -2 कॉमन आ गया, m -2, सो 11m -2 और m -2, सो 11m -2 इक्वल टू 0, m -2 इक्वल टू 0, बेटे ये -2 है, उस साइड पर क्या हो जाएगा +2, एक सेकेंड इसको ठीक करें, m आ गया 2/11 और यहाँ से m आ गया +2, तो हमारे पास m की 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो बेसिकली वैसे भी हमारे में 2 इक्वेशंस चाहिए भी थी, तो ये हमारे पास 2
आ गई हैं स्लोप्स। तो अब इसे इक्वेशन में पुट करते हैं बेटे। ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, मैं इसको स्टार कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये स्टार, ठीक है। अब वो m की वैल्यूज इन स्टार के अंदर पुट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट इन स्टार, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ m इन स्टार। ठीक है बच्चे, हमने अब वैल्यूज निकाली हैं, उन वैल्यूज को अब मैं डालूंगी जो हमारी स्टार वाली इक्वेशन है उसके अंदर, और देखते हैं कि कौन क्या वैल्यूज आती हैं। सो हमारे पास इक्वेशन थी, कहाँ से इक्वेशन हमने बनाई थी, एक सेकेंड, यहाँ से इक्वेशन तो लिख लूँ मैं पहले। mx माइनस वाई प्लस 11m माइनस 10, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं। ओके बेटा जी, मैंने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट किए हैं, ये आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से बेटे आपके पास ये इक्वेशन थी ना, और m की वैल्यू 2 थी और 2/11 थी। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2x माइनस वाई प्लस 11 2 सा 22, 22 माइनस 10, तो वो बन गया 12। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने 2/11 लिखा, 2/11, 2/11, 11 और 11 कैंसिल हो गए, 2 में से 10 जाए 8, फिर 11 एलसीएम में आ गया, 11/11 8 था 88, 11 डिवाइड हो रहा था 0 के साथ, खत्म हो गया। अच्छा बेटे अब आप देखो तो आपने इक्वेशंस निकाल ली हैं। यहाँ पर मैं आपको रफली दोबारा से बताऊं कि हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस थे और हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। बेटे एक सर्कल था, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट था, ये और ये, ठीक है, सेंटर। हमें ये पॉइंट गिवन था, उन्होंने कहा था ये लाइन 1 की इक्वेशन बताएं, लाइन 2 की इक्वेशन बताएं, और ये जहाँ पे टच कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स भी बताएं, ठीक है बेटे। अच्छा अभी सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लाइन भी निकाल ली है दोनों। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट बताना है कि सर्कल को कहाँ टच कर रही है ये दोनों लाइंस। तो हम बारी बारी एक लाइन को लेंगे, उसको सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर्कल के साथ सॉल्व करने का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होता है। तो सर्कल वाली इक्वेशन को पहली लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर सर्कल को लाइन 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके जी, अब मूव करते हैं कि हमने आगे क्या फॉरवर्ड करना है। अब पहले इक्वेशन 1 को लेती हूँ, इसको सर्कल के साथ सॉल्व करती हूँ तो एक पॉइंट आ जाएगा, और फिर दूसरी लाइन को लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम 1, बेटे यहाँ से वैल्यू निकाल लें x की या y की, किसी भी एक की। तो y की ले लेते हैं, y इस साइड पे चला गया, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं सर्कल में। बेटे सर्कल की इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पर अगर लिखूं तो वो थी x का स्क्वायर y का स्क्वायर 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। चलें जी इसमें पुट करते हैं। बेटे x स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, y की जगह लिखोगे 2x प्लस 12 का स्क्वायर, 6x एज इट इज, 8 के साथ आएगा 2x प्लस 12 और प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको ओपन करें, बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर 144, 12 2 सा 24, 24 अगेन 2 सा 24 क्या होता है 46, 48, 48x प्लस 6x, 8 2 सा 16x, और यहाँ पर हमने 12 लिखा हुआ है, 12 8 सा 96 प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटे अब जो जो आपस में टर्म सॉल्व होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास बचेगा 5x स्क्वायर 70x प्लस 245 इक्वल्स टू 0। इन सब में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। बेटे ये 7 उस साइड पे खत्म, 5 खत्म हो गया। मिड टर्म ब्रेक देखते हैं होती है कि नहीं। बेटे 49 है ना, तो 7 7 सा 49, यस हो सकता है मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करती हूँ,
ओके जी बेटे 7 7 सा 49, तो हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म वाली लाइन आएगी। यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। सो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 7, 7 कॉमन आ गया, x प्लस 7। ठीक है, अच्छा जी। सो x प्लस 7 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 7 इक्वल टू 0, x का आंसर आ गया -7। ठीक है, x का आंसर -7 आ गया। तो ये जो आपने यहाँ से स्टार्ट की ली थी ना, इसमें पुट कर दें। सो 2 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू वाई था। 7 2 ज़ा 14, तो बेटे y का आंसर आ गया -2। इसका मतलब ये हुआ कि -7 और -2 इस कहें आप इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है बेटे, बात को आपको समझ आई कि आपने जो आपकी लाइन थी, हमने लाइंस निकाल ली थी ना 2। ठीक है, तो मैंने पहली लाइन को सॉल्व किया सर्कल के साथ, तो ये पॉइंट आ गई, यानी कि -7 और -2 पे ये वाली लाइन सर्कल को टच करती है। ठीक है, अच्छा अब सेम मैं इस वाली लाइन को लूंगी और इसको भी सर्कल के साथ सॉल्व करूंगी, तो जो वो पॉइंट आएगा तो वो वाला पॉइंट होगा जिससे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। फिर से बताती हूँ बेटे, अभी हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी ना, समझे ये वाली लाइन है वो, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अब ये वाली लाइन दूसरी है, इसका पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, अब हम सेकंड इक्वेशन, बेटे अब यहाँ से देखो तो हम वैल्यू यहाँ से बना लेते हैं। पहले यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, ये -88 है और ये -11 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 उन पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूं, यहाँ से लिखते हैं उसको, मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा है ना, यस इक्वेशन नंबर 2 आपका हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मुझे पता चला कि x की वैल्यू ले लेते हैं 88 प्लस 11y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो इसको पुट करते हैं, पुट इन सर्कल। बेटा सर्कल क्या था, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 6x 8y प्लस 50 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेंथी सिर्फ इसलिए कि हमने कैलकुलेशंस करनी है, लॉजिक इसमें कोई भी न्यू नहीं थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x का स्क्वायर का क्या मतलब है, 88 प्लस 11 बाई 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर एज इट इज आ गया, 6 के साथ भी टर्म आ जाएगी, और 8y एज इट इज प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब बेटे ऊपर इसका फार्मूला ओपन करते हैं, प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आता है 88 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 7744। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, और 88 11 था, फिर उसको 2 से करो, आपके पास आता है 1936y। ठीक है, और ये तीन टर्म्स 2 के स्क्वायर 4 पे डिवाइड हो रही हैं, y का स्क्वायर एज इट इज है, ये 3 पे कैंसिल हो गया, और ये 8y प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 4 थ्रू आउट एलसीएम में ले लेते हैं, ताकि ये 4 यहाँ पे आके मैं इसको खत्म कर दूं। ठीक है, सो ऊपर मेरे पास क्या रह गया, 7744 121y स्क्वायर 1936y 4y स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 प्लस 11y प्लस 8 4 ज़ा 32 54 ज़ा 200। ओके जी, 4 यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको अरेंज करते हैं, बेटे अरेंज करती हूँ और ये मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। ठीक है, सो 121 और 4 कितने हो गए, 125y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2100y प्लस 8820 इज इक्वल टू 0। बेटे ये मल्टीप्लाई करके मैंने थ्रू आउट तीनों सोल्यूशंस लिख दिए। ठीक है,
इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 25y का स्क्वायर प्लस 420y प्लस 1764 इक्वल टू 0। बेटे 5 तो यहाँ के डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, 420y 1764 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म अगर हम ब्रेक देखना चाहें तो ये बनती है, ये क्या बनेगी बेटे, इसको तोड़ के देखते हैं। ये तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, 42। तो देखते हैं कि क्या ये 5 42 और 2 पे टूटा हुआ है कि नहीं। सो यस, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5y प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। सो 5y प्लस 42 इक्वल टू 0। 42 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस और डिवाइडेड बाय 5। ओके ओके, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, y का आंसर आ चुका है और हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 88 प्लस 11 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये सारे को सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है -11/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 11/5 और 42/5 है, ठीक है। तो बेटे ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को फिर से सम अप करती हूँ। आपके पास टेंजेंशियल लाइंस थी, वो एक पॉइंट पे मीट कर रही थी आउटसाइड द सर्कल। आपको कहा गया कहाँ पे, यहाँ पे आपको कहा गया कि ये जो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करो, और इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद और क्या बताओ, हाँ, और ये बी और ए जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट जहाँ सर्कल पे टच हो रहे हैं, ये पॉइंट्स भी फाइंड आउट करो। सबसे पहले हमने ये लाइंस फाइंड आउट की। जब लाइंस फाइंड आउट हो गई तो उनको सर्कल के साथ सॉल्व किया। सर्कल के साथ सॉल्व करने से मेरे पास पॉइंट्स आ गए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2 से 3 बार लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट रीड आउट करती हूँ और बताती हूँ कि क्या कंटेंट है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर देखें, आपको कहा गया है कि इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल शेप है ABCD, यानी कि 4 साइडेड शेप है, ए सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बेटे सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि जो सर्कल है वो शेप के इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये सर्कल इसके बाहर होता है तो हम उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है। एक सर्कल है जो एक शेप के अंदर है। आपने प्रूफ करना है कि जो लेंथ है A से B और CD, इसको ऐड करने से AD और BC की लेंथ आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ABCD ऑलरेडी है तो हम इसे कहते हैं EFGH, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा बेटे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, हम एक काम करते हैं, टेंजेंशियल की लेंथ से। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट पे आएगा। कैसे बेटे, यहाँ पर अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक साइड से बनाऊं, ये सर्कल, एक सेकंड सर्कल दोबारा बनाती हूँ यहाँ से। बच्चे देखें, ये एक सर्कल, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये वाली साइड देख रही हूँ। ये एक H पॉइंट है, ये एक E पॉइंट है। इन दोनों पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं ये, और फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही बुरे हैं बट चलें, ये A पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दूं कि ये X1 और Y1 है, X1 और Y1 है, तो बेटे देखें एक पॉइंट, ये तो इन दोनों पे लाई कर है ना, लेंथ ऑफ AH और लेंथ ऑफ AE है ना जी। इधर से क्या होगा कि हमारे पास अगर मैं लेंथ निकाल लूँ इस टेंजेंट की और इसकी भी टेंजेंट की, तो वो सेम होगी ना। कैसे, यहाँ पर देखें, लेंथ ऑफ, आप निकाले टेंजेंट। सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख देती हूँ ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट का हमने फार्मूला पढ़ा, अंडर द रूट, यानी कि जो सर्कल होता है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx 2fy 2fy1 प्लस c, ठीक है बेटे।
तो ये हमने क्या पढ़ा हुआ है, अपने पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है कि जो भी सर्कल आपके पास गिवन है उसमें एक्स वाई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x1 और y1। अच्छा जी बेटे, अब अगर यहाँ से आप लिखना चाहो, मैं आपसे कहती हूँ a से e की लेंथ लिखें, ठीक है। अगर a से e की लेंथ लिखोगे आप तो वो क्या होगी, अंडर द रूट सेम ही होगी ना, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस c। बेटे a से e लिखूं या a से h, सब सेम होगी लेंथ। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक पॉइंट है जो टेंजेंट पे लाई कर रहा है। अगर मैं h वाला भी कहूँ तो आपने x1 y1 ही पुट करना है ना। तो इस बात का मतलब हुआ कि AE और AH की लेंथ क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो मैंने इसको x1 y1 कहा। अच्छा जी, अब देखो, तो अगर मैं सेकंड वाली देखूं, B के ऊपर अगर मैं पॉइंट डालूं, इसको मैं x2 y2 कहती हूँ। तो B से F या B से E दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, एग्जैक्टली सेम। तो B से F क्या बनेगा, जो कि BE के ही इक्वल होगा, उसमें बनेगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और 2gx2 2f(y2) प्लस c। ठीक है बेटे, देखें B से F या B से E, क्योंकि पॉइंट तो सेम है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल C वाला लिखते हैं, इसको अब x3 y3 कह दें, इसको x4 y4 कह दें। बेटे आप कहोगे सिमिलरली, अब बार बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मुझे पता है C से सॉरी हाँ ना, यस, C से G और C से F, C से G और C से F की लेंथ भी क्या है, सेम है। D से देखें, D से H और D से G, D से H और D से G, इनकी भी लेंथ सेम है, ठीक है। बेटे एच डी लिखो डी एच लिखो, आपको पता है लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता जी। अब देखें जो हमने प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मुझे तो ये चीज प्रूफ करनी है ना बेटे। आप देखें ए बी, ये ए बी कैसे बन रहा है, ए बी बन रहा है ए ई और ई एफ को ऐड करने से, ए ई और ई बी, सॉरी ए बी बनाना ना, ए ई बी से बनेगा, प्लस यहाँ पर सी डी लिखा है। बेटे सी डी कैसे बन रहा है, सी जी और जी डी, सी जी और जी डी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब अगर मैं इसको इक्वल लिखूं और देखूं कि हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास तो आ गई इस वाली साइड की लेंथ। मैंने एक साइड ले ली, ए बी सी डी की वैल्यूज लेती हूँ। अब मुझे इसे प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, ए डी बी सी के। ओके बेटे आप देखो, मैंने नंबर्स लिख लिए। अब मुझे बताएं ए ई किसके इक्वल था, ए ई जो है वो ए एच के इक्वल था, ठीक हो गया। ई बी यानी कि जो बी ई है वो किसके इक्वल था, बी एफ के। फिर ये जो सी जी है, बेटे सी जी किसके इक्वल था, सी एफ के। और डी जी किसके इक्वल था, डी एच के। ओके हो गया। मैंने ये वाली साइड ली और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज लिख दी। बेटे आप देखो, ए से एच और एच से डी, ए से एच और एच से डी, ये दोनों क्या बना देंगे, होल चीज विच इज ए डी। बी से एफ और सी से एफ, बी से एफ और सी से एफ, ये टोटल क्या बना देगा, बी सी। तो बेटे यही तो आपने बात प्रूफ करनी थी कि ए बी सी डी, ये आपके पास ए बी और सी डी था, ये ए डी प्लस बी सी के इक्वल है। तो ये था आपका सोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ बच्चे, हमने एक पॉइंट लिया, वहां से टेंजेंशियल दोनों की लेंथ सेम कर दी क्योंकि वो पॉइंट ही दोनों के साथ था, और उनको जब आपस में ऐड किया तो मेरे पास ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P। 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं P पॉइंट पे। बेटे ये P है, ये टेंजेंट है, ये A और ये B, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल, वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है और सर्कल भी गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। बेटे आगे बुक में डायग्राम बनी हुई है, उन्होंने सर्कल के बाहर जितना एरिया वो सारा शेड कर दिया और वो आपसे पूछे इसका एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं।
बेटे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटे आपके पास ये सेंटर का पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो मेरे पास है 6 1। सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें रेडियस ही पता चले और बाकी डिटेल्स भी। बेटे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 8x -2 इज इक्वल टू -14 अरेंज कर लेते हैं। प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस स्क्वायर प्लस के, ठीक है। बेटे देखें 8 क्या है, 2 इंटू 4, इसका मतलब है 4। 2ab का फार्मूला होता है ना, अगेन 2 है, सो 2 1s are 2, सो 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड हो गए। तो ये बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन गया y माइनस का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 हमें यहाँ 14 दे देंगे, 2 2 और 1 3, ओके। तो x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर होता है, अपने अंडर रूट का, ओके। तो मुझे सेंटर मिल गया है h और k, यानी कि 4 और 1, रेडियस मिल गया अंडर रूट 3। बेटे यहाँ तक कोई एरर? देखें आपके पास सर्कल था, आपने सर्कल को रीअरेंज करके इसमें से सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमें सेंटर और रेडियस तो पता चल गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली तो हमें एरिया ही चाहिए ना। ये सेंटर का पॉइंट मुझे मिल चुका है, इस सेंटर को मैं कह देती हूँ 4,1 और ये अंडर रूट 3 है, ओके। अच्छा जी बेटे सबसे पहले तो अच्छा चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप ना अगर ये वाला ट्राइंगल देखें ACP, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है बेटे, ये A है, ये P है और ये C है। आपको ये पता है परपेंडिकुलर जो टेंजेंट लाइन होती है और ये जो रेडिकल लाइन होती है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है बेटा। ये सेम डायग्राम नीचे रिपीट हुई है, तो बाद में इस ट्रायंगल को देखते हैं, अभी ऊपर वाली देखें CPA। अच्छा अगर बेटे ये 90 का एंगल है, ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि 90 के सामने वाले एरिया को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है, ओके ओके। और हमें यहाँ पर एक एंगल चाहिए होता है, तो ये रहा एंगल। तो एंगल जिसके साथ बनता है उसको बेस कहते हैं और सामने वाले को फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपने ट्रायंगल की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अच्छा सबसे फिर ये मैं आपको डिटेल बताती हूँ, पहले आप जरा फार्मूला लिखें ताकि आपको पता हो कि मुझे चाहिए क्या, ये सारा क्यों करें। बेटे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का तो एरिया चाहिए ना, फिर उसमें से हम देखेंगे हमें स्मॉल वाली का चाहिए कि नहीं। सो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटे। अब देखें बेस क्या है, ये वाली बेस है, तो बेस तो हमें पता है कितनी है, अंडर रूट 3। बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। हाइट किसे कह रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले को। क्या मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, वो भी नहीं पता। लेकिन बेटे मुझे C और P के पॉइंट्स पता है, तो मैं CP से आराम से हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, ओके जी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ CP का डिस्टेंस, बेटे 6 में से 4 जाए 2 बचता है, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा जी 1 में से 1 जाए 0, तो 4 किसका अंडर रूट होता है, अपन 2 का, ओके। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास 2, बेस हमारे पास कितनी है, अंडर रूट 3। तो क्या आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो, यस। हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस क्या होता है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b इधर ले आते हैं, ओके बेटे। p चाहिए ना तो अंडर रूट लगा देंगे। अच्छा h का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो वो तो 3 रह जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे 1, तो p क्या आ गया 1, ठीक है बेटे। अच्छा अब अगर अब यहाँ से एरिया निकालो, बेस क्या है अंडर रूट 3, हाइट क्या है 1, ट्राइंगल का तो एरिया आ गया अंडर रूट 3/2, ओके बेटे। जो मेन बड़ी ट्राइंगल है उसका तो मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अच्छा अब अगर आप देखो
कि मुझे तो सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए ना बच्चे, मुझे यहाँ से ये शेडेड एरिया पूरा तो नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे करके जो उन्होंने एंगल बनाया हुआ है, तो मुझे तो ये पीछे वाला चाहिए। अगर आप एक ध्यान दो तो ये जो बीच वाला एंगल बनता है ACD, ये क्या बनता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, ये हमारे पास सेक्टर होता है, आपने सैंडविच थ्योरम में भी ये चीज पढ़ी हुई है, ये हमारे पास सेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास सेक्टर का एरिया हो, ठीक है, सेक्टर के एरिया में से बड़ा एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया नहीं बचेगा मेरे पास। देखिए फुल ट्रायंगल का भी मुझे पता हो और सेक्टर का भी पता हो, उन दोनों को माइनस करने से ये पीछे वाला एरिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करती हूँ। बेटे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो हाफ आ गया, बेटे रेडियस क्या है इसका, √3 का स्क्वायर इंटू थीटा, तो बन गया 3/2 थीटा। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास थीटा होना चाहिए बेटा, मैंने इसीलिए यहाँ पर इस एंगल को अल्फा कहा था क्योंकि यहाँ से मैं थीटा लेना था। तो बेसिकली 3/2 अल्फा आ गया। अब अल्फा अगर निकालना है तो बेटे आप साइन कॉस टैन कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अब ये तीनों है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो मैं क्या लिखती हूँ, चलिए साइन का लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड पर लिख लेती हूँ, सम पीपल हैव, तो अल्फा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या देता है, एच हमारे पास 2 ही है ना, पी और ये, ओके सम पीपल है। बेटा साइन π/2 हमें देता है 30 डिग्री विच इज π/6, ओके। तो यहाँ पुट कर देते हैं 3/2 और π/6। बेटे ये क्या बन जाएगा, π/4, ये 3 और ये 6 कैंसिल। बात समझ आई, मेरे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ शेडेड एरिया। एक सेकेंड, इस शेडेड को ठीक करते हैं, ये बनेगा शेडेड एरिया। बेटा ऐसे ही है ना, ये बड़ी ट्राइंगल सेक्टर के एरिया और शेडेड एरिया के, अब आपको शेडेड एरिया चाहिए तो इसका मतलब है ट्राइंगल के एरिया में से किसको माइनस करना है, सेक्टर को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करूंगी तो शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया नहीं, शेडेड ट्राइंगल, शेडेड, आसिफ आपको शेडेड एरिया लिखना चाहिए ना, एरिया ऑफ नहीं, आप लिखो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आया था, √3/2 माइनस सेक्टर क्या आया, π/4। अब बेटे आप, मैंने यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, एरिया बेटा टोटल शेडेड एरिया चाहिए ना, तो जो चीज ऊपर है सेम वैसी नीचे है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू दिस। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, कुछ कटिंग करना चाहो तो बेटा अगर ये 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो √3 रह जाएगा, ये 2 और 4 की कैंसिलेशन हो जाएगी तो π/2। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप ये भी लिख देते हैं, कोई खास मसला नहीं है, बट स्टोरी फिर से समझ लें, एक दफ़ा ओवरऑल फिर से बता देती हूँ। बेटे 2 टेंजेंट थे हमारे पास, सेंटर मैंने फाइंड आउट किया, रेडियस मुझे पता था, मैंने ऊपर वाली ट्राइंगल पिक की, उसकी तीनों चीज़ें पूरी की, ठीक है। अब मुझे ये पता चला कि मुझे पीछे वाला एरिया चाहिए, तो मैंने कंप्लीट एरिया निकाल के एरिया ऑफ अ सेक्टर से उसे माइनस कर दिया, तो मेरे पास शेडेड एरिया आ गया। अब क्योंकि मुझे पूरा बताना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यही सेम चीज़ नीचे वाली साइड पर भी थी, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन मूव करते हैं 7 की तरफ, एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ओके बेटा जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके पास बच्चे कि आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, सर्कल के बाहर क्या, अ टेंजेंट एंड द सेकेंड लाइन आर ड्रॉन, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की, आप ये स्टेटमेंट प्रूव करें।
ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है, मैंने एज इट इज इसको बना दिया। टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन किसे कहते हैं? बेटा जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करके गुजरती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं, और ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से टच करके गुजरती है उसको सीकेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके गुजरने वाली लाइन टेंजेंट लाइन और 2 पॉइंट्स पे गुजरने वाली को सीकेंट लाइन कहते हैं। ओके जी, अब आपने ये प्रूफ करना है कि ए से पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर लो तो पी से बी और पी से डी को मल्टीप्लाई करने से इक्वल आता है। ठीक है, चलें जी इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो बेटा अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्ट या आप लिख दो ज्वाइन, आप ज्वाइन कर दो C टू P। बेटा सबसे पहले तो मैं C टू P ज्वाइन करती हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल ही बननी है। ओके जी, मैंने C टू P ज्वाइन कर लिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे एक काम करें, ऐसे नहीं, आप लिखें ड्रॉ C परपेंडिकुलर टू A। ठीक है बेटे, C से परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको पता है कि हमारे पास जो टेंजेंट लाइन से और जो ये रेडिकल डिस्टेंस होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर भी कर दिया। अच्छा, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BD। ठीक है बेटे, BD पे मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये ठीक है। आपको पता है BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इस लाइन का मिड पॉइंट, तो इसको E कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? मैंने C को पहले P से ज्वाइन किया और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर्स थे वो ड्रॉ किए। ओके हो गया। अब आप देखो तो हमारे पास बनने वाले हैं ट्राइंगल्स, तो इन ट्राइंगल बेटे सबसे पहले ACP ट्राइंगल देखो, ACP ट्राइंगल के अंदर आपके पास, ट्राइंगल को देखें बेटे ACP, हमारे पास जो ट्राइंगल है ACP, इसके अंदर अगर आप फोकस करो तो हमारे पास CP का डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ से बच्चे देखें ACP, मैं अगर यहाँ साइड पर ड्रॉ करूँ तो ये A, ये P और ये C। बेटे अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसके सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। हमने क्योंकि C पर एंगल बनाना है तो समझे से थीटा कह लें, तो ये हमारे पास बेस आ गई और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। ठीक हो गया। तो अब इसमें से मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैं कह सकती हूँ कि PC का जो स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि PC का स्क्वायर, बेटे PC हाइपोटेन्यूज ये आ गया, इसका स्क्वायर किधर होगा? AC और CP, AC प्लस AP। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। बेटे ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये बेस और परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, इन दो साइड का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ECP। ठीक है, अब ये ECP वाली देखो, ये E, ये C और ये P, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो बेटे ये हाइपोटेन्यूज आ गए। एक को बेस कह लो, वैसे हम इस एंगल की वजह से इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, बट फर्क नहीं ना पड़ता, बेस और परपेंडिकुलर होते तो ऐड ही है। यहाँ से क्या स्टेटमेंट आ गई कि CP का स्क्वायर किसके इक्वल है? CE प्लस EP के। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। बेटे अगर आप देखो PC लिखो या CP लिखो, बात एक ही है, ये दोनों की अगर लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों की राइट साइड भी तो इक्वल हो सकती है। आप लिखो कि बाय कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करते हैं किसको? 1 एंड 2 को। तो बेटे अगर लेफ्ट साइड सेम है, ये सॉरी ये लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम हो जाएगी, तो मैं कहूँगी AC का स्क्वायर और AP का स्क्वायर ये किसके इक्वल है? CE के स्क्वायर के और EP के स्क्वायर के। अंडरस्टूड? अच्छा जी, अब बेटे आप इसको इसी क्वेश्चन को 3 कह देते हैं।
अब मैं क्या करती हूँ बेटे, ये सी से बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ, सी टू बी यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट हो। ज्वाइन सी टू बी। अच्छा, सी टू बी अगर मैंने ज्वाइन किया बेटे, तो मेरे पास कौन सी ट्राइंगल बन गई? ECP, ECB बेटे, ये देखें CEB, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ सी पे एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। आप कहो इन ट्राइंगल ECB, बेटे जिस पे एंगल होता है ना वो वाला टर्म बीच में लिखते होते हैं, ठीक है, ECB, बाकी B और E की जगह बदल सकते हो। तो मुझे ये बात पता चली है कि जो CB का स्क्वायर है, CB का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? BE के स्क्वायर के और CE के स्क्वायर के, ठीक है। बेटे देखें, आप EC लिखो या CE लिखो, डिस्टेंस ये ना तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये CEEB, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन है CE, इसकी वैल्यू मिल रही है, इसको इधर ले जाओ, तो CB का स्क्वायर में से BE का स्क्वायर अगर माइनस किया जाए तो वो CE रह जाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 कह दो। नाउ पुट 4 into 3, ठीक है बच्चे, मैं इसको 3 में पुट करती हूँ, यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये क्या बनेगा? AC का स्क्वायर AP का स्क्वायर, अब CE की जगह ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, क्या आएंगी? CB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर और प्लस EB का स्क्वायर। चले जी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने इसके अंदर CE के ये दोनों लेटर्स यहाँ पर पुट कर दिए। अच्छा जी बेटे, अब अगर देखो तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, मुझे ये बताएं A से C कौन सा डिस्टेंस है? A से C किसका डिस्टेंस है? R का, यानी कि रेडियस आ गया। A से P तो अभी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू, बेटे C से B किसका डिस्टेंस है? R का, ये देखें ये भी तो रेडियस है, माइनस B से E अभी हमें नहीं पता, और EP भी नहीं पता। बेटे आप देखें कि R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना, इधर आके माइनस होगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास रह गया AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, और पॉजिटिव पहले लिख देती हूँ, नेगेटिव बाद में लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात पता है बेटे, ये जो EP की लेंथ है बेटे, ये EP, ये EP है ना, तो ये कहाँ कितनी लेंथ है? E से B और B से P, इन दोनों को ऐड करके आई हुई है, E से B और B से P को ऐड करके आई हुई है, तो मैं क्या यहाँ पुट कर सकती हूँ? यस, तो मेरे पास AP का स्क्वायर क्या बन गया? EB BP इसका स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेटे ये वाली जो आई स्टेटमेंट, यहाँ से मैंने EP की वैल्यू डाली है, ये पूरी लेंथ इन दो छोटे छोटे टुकड़ों के इक्वल है ना, ऐड करने से। तो मेरे पास बेटे AP हमने ये वाली साइड आ गई है हमारी, इसलिए मैं इसमें मजीद अरेंजमेंट नहीं कर रही। A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया था बेटे, हमारे पास बना EB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर प्लस 2 EB PB, और यहाँ से आ गया माइनस BE का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटे। अच्छा देखिए EB हो या BE हो, बात तो एक ही है ना, और E से B हमारे पास दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास रह गया AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे इन दोनों में क्या कॉमन है? P भी कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया मेरे पास? यहाँ पर एक PB रह गया और यहाँ पर 2 टाइम्स EB रह गया, ठीक है। ओके बेटे देखिए PB ये वाली टर्म आ गई है, अब बस हमने इसको सॉल्व करना है। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ से PB और यहाँ पर देखते हैं बेटे, आप देखो 2 टाइम्स EB, ये वाली स्टेटमेंट देखें, 2 टाइम्स EB, ये EB है और ये भी EB है, यानी कि आपको पता है ना E इसका मिड पॉइंट होता है, तो 2 टाइम्स EB का क्या मतलब हुआ कि ये BD के इक्वल है। 2 टाइम्स EB का मतलब हुआ कि ये पूरी कॉर्ड के इक्वल है, ये BD के, क्योंकि E मिड पॉइंट था, जब अगर ये आधा है 2 दफा आधा करो तो BD बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया PB प्लस BD, ओके हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB। अच्छा जी, अब देखें बेटे B से P, ये B से P है और B से D ये, ठीक है, तो ये पूरी लेंथ क्या बन गई PD बेटे, यहाँ से यहाँ तक PB और फिर B से D, ये पूरी लेंथ बन गई, तो ये बन गई हमारे पास PD, ठीक है। हमें पता है कि PB में BD ऐड करने से PD बनेगा, इन सब के साथ लेंथ है, सो हेंस प्रूव्ड। हमने यही बात प्रूव करनी थी कि ये स्टेटमेंट इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो बेटे हमने क्या स्टार्ट किया, हमने एक टेंजेंट लाइन ली, एक सीकेंट लाइन ली, ठीक है, उनको आपस में ट्रायंगल्स बनाया, उन ट्रायंगल्स को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। सो ये थी आपकी 7.3। बेटे 7.3 में हमने सारी चीज़ें सर्कल से रिलेटेड देखी हैं। सर्कल के अंदर टेंजेंट लाइन क्या करती है, सीकेंट लाइन, लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस फाइंड आउट करना, मल्टीपल चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नई शेप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।